नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी 4.0 प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग डेली आपके लिए करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण सवाल लेकर के आते हैं। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आज 18 सितंबर 2025 का करंट अफेयर्स मैं लेकर के आ गया हूँ आपके लिए। ये हमारा प्लेटफॉर्म है गुरुजी 4.0, जहाँ पे आपको ना केवल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स बल्कि जो 10th और 12th क्लास के लिए भी हमने बहुत अच्छे कंटेंट हम तैयार करवा रहे हैं और धीरे धीरे उनको अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं। 12th क्लास के ऑलरेडी हमने कुछ डेमो वीडियोस डाले हैं जो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जा करके चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स बिना किसी देरी के। तो पहला सवाल आप देख सकते हैं आपके सामने। पंद्रह सितंबर 2025 को किस प्रसिद्ध असमिया गायक, कवि और सांस्कृतिक प्रतीक को पीएम मोदी द्वारा 100 रुपये के स्मारक सिक्के के साथ सम्मानित किया गया? यानी कि उनके नाम पे क्या जारी किया गया? 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? भूपेन हजारिका। आपको पता होगा अभी इस वर्ष जो है इनकी जो जन्म शताब्दी मनाई जा रही है। भूपेन हजारिका कौन थे? तो देखो, ये भारत रत्न प्राप्त करता है। 2019 में इनको क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। इसके अलावा इनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, जैसे इनको दादा साहिब फाल्के अवार्ड भी मिल चुका है। इसके अलावा इनको और भी बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं। और ये क्या थे? बहुत प्रसिद्ध गायक, कवि और फिल्म डायरेक्टर भी ये थे। 2019 में इनके साथ साथ में दो लोगों को और भारत रत्न मिला था, जो आप देख सकते हैं। एक है श्री प्रणब मुखर्जी और एक नानाजी देशमुख और एक भूपेन हजारिका। तो 2019 में कितने लोगों को भारत रत्न मिला था? आपको मैं एक इमेज भी लेकर के आया हूँ। देखो भारत रत्न दिखने में कैसा होता है। इसकी जो फ्रंट साइड होती है इस तरह से होती है, जिसपे आगे भारत रत्न लिखा होता है, और पीछे जो बैक साइड होता है उसके ऊपर अशोक स्तंभ जो है वो उकेरा गया होता है। तो पहला सवाल मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया। भूपेन हजारिका जी की आप इमेज भी देख सकते हैं। अगला सवाल, भारत ने हाल ही में व्यवसायों के अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ वर्गीकरण को विकसित करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ समझौता किया है? तो भारत ने क्या किया है? बिजनेस का जो क्लासिफिकेशंस है, बिजनेस क्लासिफिकेशंस के लिए क्या किया है? एमओयू किया है। किसके साथ एमओयू किया है दोस्तों? तो ये एमओयू किया है हमने आईएलओ। किसके साथ में किया है? आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका बी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अब आइए दोस्तों, थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में हम कुछ लोग जानकारी ले लें, क्योंकि ये क्या है, एक तो यूएनओ का पार्ट है और बहुत सारे जगह जैसे आरएस के सिलेबस में दिया हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र और उसके जो संगठन है, ये आरएस के सिलेबस में भी लिखा हुआ है। तो ये आरएस की दृष्टि से भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। जो और अपकमिंग पीएसआई का एग्ज़ाम हो गया, वीडियो का एग्ज़ाम हो गया, उन सब की दृष्टि से भी आईएलओ एक महत्वपूर्ण संगठन है। तो देखो, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में ही इसकी स्थापना हो गई थी। और आपको पता है यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। लेकिन इससे काफ़ी पहले 1919 में किसकी स्थापना हो गई थी? आईएलओ की स्थापना हो गई थी। और आईएलओ बिकम द फर्स्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन। 1946 में आईएलओ वो पहली संस्था थी जो ऑफिशियली किससे जुड़ी थी? यूएनओ से जुड़ी थी। इसके अलावा इसके बारे में महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसमें 187 मेंबर हैं। और जो भारत है, भारत इसका क्या है? फाउंडिंग मेंबर है। भारत इसका क्या है? फाउंडिंग मेंबर है। और 1969 में इसको क्या मिल चुका है? आईएलओ को 1989 में नोबेल प्राइज पुरस्कार भी मिल चुका है। और ये बहुत सारे इंडेक्स भी जारी करते हैं, जैसे कि एक ये इंडेक्स जारी करते हैं WESO, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक। एक ये इंडेक्स जारी करते हैं GWR। कौन सा जारी करते हैं दोस्तों? GWR, यानी कि ग्लोबल वेज रिपोर्ट। एक ये जारी करते हैं WSPR,
आर यानी कि वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट। तो इस तरह से ये बहुत सारे इंडेक्स भी जारी करता है ILO। तो एक महत्वपूर्ण संस्था है UN की। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है आपके सामने स्लाइड है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में इसको चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल, अलास्का में युद्ध अभ्यास 2025 के 21वें संस्करण के दौरान भारतीय सेना की किस इकाई ने भारतीय दल का नेतृत्व किया? अलास्का कहाँ है? आपको पता है कहाँ है? USA में है। और अभी हाल ही में क्या हुआ है, भारत और USA के बीच में क्या हुआ है, एक जॉइंट एक्सरसाइज हुई है जिसका अभी क्या हुआ है, समापन हो गया है। तो ये समापन के टाइम की फ़ोटो है, ये आप देख सकते हैं। तो पूछ रहे हैं कि कौन से दल ने इसका नेतृत्व किया। तो देखो यहाँ पे जो ये कर्नल साहब हैं, इनके यहाँ पे आप शोल्डर पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, मद्रास। यानी कि कौन सी रेजिमेंट ने भाग लिया था दोस्तों? मद्रास रेजिमेंट ने भाग लिया था। ये आप इमेज देख सकते हैं। ये जो रैंक है ये आपको पता है, एक अशोक स्तंभ और जो 2 स्टार होते हैं वो कौन सी रैंक होती है? वो होती है कर्नल की रैंक। कौन सी रैंक होती है? कर्नल। ठीक है दोस्तों। और अगर एक ही स्टार होता तो क्या होते हैं? लेफ्टिनेंट कर्नल। अगर इनकी तुलना में एयरफोर्स से करूं तो ये एयरफोर्स की किस रैंक के बराबर हो गए? ग्रुप कैप्टन। किसके बराबर हो गए? ग्रुप कैप्टन। और जो लेफ्टिनेंट कर्नल होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? वो होते हैं दोस्तों विंग कमांडर के बराबर। आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ये कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन मैं बीच बीच में आपको देता रहता हूँ ताकि आपका जो है जर्नल अवेयरनेस भी बढ़े। आपको ये सब चीज़ें क्या होती है, एक खाली एग्जाम देने के लिए नहीं, एक भारत के नागरिक होने के नाते हमें ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो कौन सी रेजिमेंट थी? मद्रास रेजिमेंट। कौन सा संस्करण था? 21वां संस्करण। अगला सवाल, महिला वर्ग में फीडे ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट 2025 किसने जीता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है स्पोर्ट्स की दृष्टि से। ठीक है, तो 2 लोगों ने जीता है, एक महिला ने और एक पुरुष ने भारत से। तो जो महिला फीडे जो ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट है वो किसने जीता है? वैशाली रमेश बाबू ने। किसने जीता है? वैशाली रमेश बाबू ने। ये इनकी आप इमेज देख सकते हैं यहाँ पे। ये क्या किसकी इमेज है? वैशाली रमेश बाबू। ये इनकी इमेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो पुरुष वर्ग में जीता है वो किसने जीता है? अनीश गिरी ने। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है। पुरुष वर्ग में किसने जीता है? अनीश गिरी ने। और महिला वर्ग में किसने जीता है दोस्तों? वैशाली रमेश बाबू ने। ठीक है। फीडे, फीडे क्या है? ये आपको पता है शतरंज के खेल से संबंधित है। कभी डायरेक्ट भी आ जाए तो आप देखना कि फीडे क्या है, शतरंज के खेल से संबंधित है। किसके खेल से संबंधित है? शतरंज के खेल से। शतरंज की जो सबसे बड़ी, ये मान लो कि आप ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी? फीडे। अब ये है कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? लुसाने में है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? लुसाने में है। ठीक है। अब ये क्या है? एक फ्रेंच नेम है। अब आप इसमें ढूंढने जाओगे कि शतरंज को तो इंग्लिश में चेस बोलते हैं, तो सी से तो इसमें कोई शब्द ही नहीं है। सी से तो फीडे में कोई शब्द ही नहीं है। तो क्या है? ये फ्रेंच नेम है। और फ्रेंच नेम क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनले डैश इकेज, ये इसका फुल फॉर्म है। तो याद रखना फीडे क्या है, कौन से खेल से संबंधित है। और अभी हाल ही में जो स्विस टूर्नामेंट हुआ है 2025 को किसने जीता है? वैशाली रमेश बाबू ने। अगला सवाल, अगला सवाल है कि भारत में पहली बार सरकार द्वारा संचालित रोबोटिक सर्जरी प्रशिक्षण के लिए एम्स दिल्ली में, एम्स आपको पता है सबसे बड़ा जो मेडिकल संस्थान है भारत का, कौन सी रोबोटिक सर्जरी प्रणाली स्थापित की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो ये जो प्रणाली स्थापित की गई है ये क्या करती है? ये आपको जो सर्जरी होती है, क्या होती है? सर्जरी। और सर्जरी भी कौन सी दोस्तों? रोबोटिक सर्जरी। कौन सी? तो रोबोटिक सर्जरी की जो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ये अभी कहाँ पर स्थापित की गई है? एम्स दिल्ली में स्थापित की गई है। और ये कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा दा विंची। कौन सी है? दा विंची। आप यहाँ पे इमेज देख सकते हो दा विंची की, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, शायद क्लियर नहीं दिख रहा हो आपको, दा विंची लिखा हुआ है। और ये क्या करती है मशीन? ये रोबोटिक सर्जरी के लिए काम आती है। बहुत ही जो कॉम्प्लेक्स सर्जरी होती है उन सर्जरी को करने के लिए ये काम आती है। तो हाल ही में इस मशीन को कहाँ पर स्थापित किया गया है? एम्स दिल्ली में। उससे पहले जो ये मशीन थी ये कहाँ पर स्थित थी? कौन सी मशीन थी वहाँ पे? ह्यूगो जो मशीन है, कौन सी मशीन थी? ह्यूगो।
ये ह्यूगो मशीन पहले, ये भी रोबोटिक सर्जरी से जुड़ी हुई है, और ये पहले, इससे पहले कहाँ पर स्थापित थी? एम्स में, और अभी कौन सी आ गई है एम्स में? दा विंची। साइबर नाइफ, ये भी ये क्या है? ये रेडियो सर्जरी के काम आती है। किसके काम आती है? रेडियो सर्जरी। किसके काम आती है? ये रेडियो सर्जरी के काम आती है दोस्तों। जब ये जो है साइबर नाइफ जो तकनीक है, ये कैंसर का इलाज करने के लिए जो पिन पॉइंट होता है वहाँ पे रेडियोथेरेपी लगाने के लिए कौन सी मशीन काम में ली जाती है? साइबर नाइफ मशीन काम में ली जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो चारों टेक्नोलॉजी है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये टेक्नोलॉजी है, ये देखो ह्यूगो मैं आपको जो बता रहा था उसकी भी मैंने इमेज यहाँ पर आपको दिखा रखी है। एक मैको, कौन सी है? मैको। ये क्या होती है? ये हिप और जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप और जॉइंट रिप्लेसमेंट के काम में आने वाली जो टेक्नोलॉजी है वो कौन सी है? माको। तो ये चारों थी। अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा? दा विंची। इमेज भी देख सकते हैं दा विंची की, और ह्यूगो की आप इमेज देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़े दोस्तों। अगला सवाल, अगला सवाल, अहमदाबाद के नारनपुरा में उद्घाटन किए गए भारत के सबसे बड़े खेल परिसर। तो अभी भारत का जो सबसे बड़ा खेल परिसर वो कौन सा हो गया है? नारनपुरा में हो गया है। इसका नाम किस स्वतंत्रता सेनानी की विरासत को सम्मानित करने के लिए इसका नाम रखा गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? वीर सावरकर। ये भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी थे। कौन? वीर सावरकर। इन्होंने कौन सी संस्था की स्थापना की थी? अभिनव भारत। कौन सी संस्था की स्थापना की थी? अभिनव भारत। याद रखना, ये भी आप हिस्ट्री का सवाल है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, नारनपुरा, अहमदाबाद। और इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया था? इसका उद्घाटन किसने किया है? इसका उद्घाटन किसने किया है दोस्तों? इसका उद्घाटन किया है हमारे गृह मंत्री जी ने। किसने किया है? गृह मंत्री। और गृह मंत्री का क्या नाम है? अमित शाह, ये इनका नाम है। चले, तो ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण था। बाकी महात्मा गांधी के बारे में, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में और लाला लाजपत राय के बारे में आप आशा करता हूँ जानते होंगे, क्योंकि ये अगर आपने हिस्ट्री थोड़ी बहुत ही पढ़ी है तो इनके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। अगला सवाल, नेपाल। नेपाल में आपको पता है अभी काफ़ी राजनीतिक उठापटक हुई, काफ़ी दंगे हुए, काफ़ी लोगों की जान भी चली गई। और अभी नेपाल में नई प्रधानमंत्री कौन बन गई थी? क्या नाम था उनका? सुशीला काकी। सुशीला काकी नहीं है, क्या नाम है उनका? सुशीला काकी है या कार्की है? सुशीला कार्की। लेकिन आप सुशीला काकी के नाम से भी याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो नेपाल की जो नई प्रधानमंत्री बनी है वो कौन है? सुशीला का। अब सवाल क्या है? नेपाल की नई अटॉर्नी जनरल नियुक्त होने वाली इस पद पर पहली महिला कौन है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सबिता भंडारी। ये सबिता भंडारी जी की आप इमेज भी देख सकते हैं यहाँ पे। ये सबिता भंडारी जी हैं। और ये कौन है? ये है सुशीला कार्की, जो नेपाल की अभी अंतरिम प्रधानमंत्री बनी है। ठीक है, आगे चलें। समझ में आ रही हैं चीज़ें आपको? अगर आपको समझ में आ रही है, आपको लग रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन जो मैं दे रहा हूँ वो सही है, अच्छी है, आपके एग्ज़ाम में काम आ सकती है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपके जो और भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनको भी बताएं कि ये इस तरह का डेली करंट अफेयर्स आपके सामने आता है। चलो अगला सवाल। अगला सवाल है, CCMB के वैज्ञानिकों ने यह खोज की कि स्पिन 90 प्रोटीन किस प्रकार की मानव कोशिकाओं के लिए रोगजनकों का अनुसरण और नष्ट करने में आवश्यक होती है। तो आपको अभी हाल ही में क्या खोजा गया है? एक नया प्रोटीन खोजा गया है। कौन सा? स्पिन 90। ये कहाँ पे होता है? ये मानव कोशिकाओं में होता है। कहाँ पर होता है दोस्तों? मानव कोशिकाओं में होता है। और एक बात और क्या पता चली यहाँ से, कि जो कोशिकाएं होती है ना, वो मूव करने के लिए एक दूसरी कोशिका से क्या करती हैं? एक दूसरी कोशिकाएं से जुड़ती हैं। इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। इसका जो सही आंसर होगा ये कौन सा होगा? श्वेत रक्त कणिकाएं, यानी कि WBC। ये किससे संबंधित है? जो स्पिन 90 है वो किससे संबंधित है? जो श्वेत रक्त कणिकाएं होते हैं, WBC होती है, उनसे संबंधित है। अब थोड़ा इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। CSIR का सेंटर है, किसका? CSIR। इसका सेंटर है कौन सा? CCMB, सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मोलिक्यूलर बायोलॉजी। सेंटर फॉर सेल्यूलर
एंड मोलिकुलर बायोलॉजी, इसका सेंटर कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है, ये भी इम्पोर्टेंट है। के वैज्ञानिकों ने हाल ही में स्पिन 90 नामक, कौन सा? स्पिन 90 नामक एक प्रोटीन के बारे में महत्वपूर्ण खोज की है। यह खोज बताती है कि कोशिकाएं किस तरह से अपनी संरचना को बदलने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं। तो ये पहली बार सामने आया है कि कोशिकाएं एक दूसरे से मिलकर काम करती हैं, किस लिए? अपनी संरचनाओं को बदलने के, ताकि क्या करें, वे घूम सकें और बीमारियों का मुकाबला कर सकें। यह विशेष रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है? श्वेत रक्त कोशिकाओं यानी कि WBC के लिए महत्वपूर्ण है, जो क्या करती है, रोग जनक जो होते हैं उनको खोजती है और उनको क्या करती है दोस्तों, नष्ट करती हैं। तो आगे चलें, अगला सवाल। तो अगला सवाल है कि सितंबर 2025 में आपको पता है भारत के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? CP राधाकृष्णन। और ये कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हैं? 15वें। कौन से उपराष्ट्रपति हैं ये? 15वें उपराष्ट्रपति हैं ये, ठीक है। अब सवाल है कि इनके सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो इनके जो सचिव हैं, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। हाँ तो चलिए दोस्तों देखते हैं एक बार इस सवाल को कि जो राधाकृष्णन जी के सचिव है उसके रूप में किसने शपथ ली है? तो इसमें शपथ ली है अमित खरे जी ने, जिनकी आप इमेज भी यहाँ पर देख सकते हैं अमित खरे जी की। ये क्या है? रिटायर्ड IAS है। ये क्या है? रिटायर्ड IAS है ये। और ये किसके सचिव के रूप में भी काम कर चुके हैं? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सचिव के रूप में भी काम कर चुके हैं, यानी कि ये PM के भी सचिव रह चुके हैं। और अभी किसके सचिव बनाया गया है इनको? उपराष्ट्रपति जी का सचिव बनाया गया है। क्या नाम है? अमित खरे। चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल, शारदा हाफमैन, जिनका हाल ही में क्या हो गया? सितंबर 2025 में निधन हो गया। एक किस शास्त्रीय भारतीय नृत्य शैली से जुड़ी हुई थी? तो ये भरतनाट्यम से जुड़ी हुई थी। याद रखना दोस्तों, ये कौन सी शैली से जुड़ी हुई थी? भरतनाट्यम शैली से जुड़ी हुई थी। अगला सवाल, तो ये हो गए हमारे करंट अफेयर्स के। अब हम बात कर लेते हैं जर्नल अवेयरनेस के सवाल पे। मैंने आपको बताया हमारा पैटर्न क्या रहता है कि हम 10 इंपॉर्टेंट सवाल लाते हैं करंट अफेयर्स के और 8 सवाल लेकर के आता हूँ मैं आपके लिए डेली किसके? जनरल अवेयरनेस के। उसमें क्या करते हैं हम आपको, एक तो जो स्टेटमेंट बेस्ड सवाल होते हैं वो पूछते हैं, दूसरा आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो है कि ब्रिटेन और अमेरिका ने उन्नत परमाणु ऊर्जा के लिए अटलांटिक साझेदारी शुरू की है। यानी कि ये जो अटलांटिक जो क्षेत्र है वहाँ पर उन्नत परमाणु ऊर्जा यानी कि जो है परमाणु ऊर्जा का विकास करने के लिए किस किस ने साझेदारी की है? तो ब्रिटेन और अमेरिका ने। आपको बता दूं कि जो अटलांटिक है वहाँ पे सबसे ज़्यादा लंबे समय से और सबसे ज़्यादा जो दल हैं वो कौन से देशों के काम करते हैं? ब्रिटेन और अमेरिका के ही करते हैं। अब सवाल क्या है कि अटलांटिक के संदर्भ में हमें बताएं कि जो मध्य अटलांटिक कटक है, मध्य अटलांटिक कटक है, किस प्रकार की प्लेट सीमा का उदाहरण है? ऑप्शन है अपसारी, अभिसारी, रूपांतरण और संघट्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? अपसारी प्लेट। देखो अपसारी प्लेट क्या होता है मैं आपको बताऊं, इधर बताता हूं। जैसे एक ये आपको पता है एक जो प्लेट विवर्तनी की थ्योरी है उसमें क्या लिखा हुआ है कि जो पूरे जो पृथ्वी है उसके ऊपर बहुत सारी क्या हैं? प्लेटें हैं। कुछ महाद्वीपीय प्लेटें हैं और कुछ महासागरीय प्लेटें हैं जो क्या करती रहती हैं? मूव करती रहती हैं, ठीक है, मैग्मा के ऊपर एक ऐसे या तो एक दूसरे के पास आती रहती हैं या एक दूसरे से दूर जाती रहती हैं। तो अगर ये एक दूसरे से दूर जाती हैं, ये जो प्लेटें हैं एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? अपसारी प्लेट गति। क्या बोलते हैं? अपसारी प्लेट गति, अगर दूर जाती है तो। और अगर ये एक दूसरे के पास आती हैं तो इसको कौन सी गति बोलते हैं? अभिसारी। कौन सी गति बोलते हैं? अभिसारी प्लेट गति।
अब ये पूछ रहे हैं कि जो मध्य अटलांटिक कटक है वहाँ पर ये कौन सी गति करते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ये एक दूसरे से दूर जाती हैं, और यहाँ पे बीच में से क्या निकलता है, लावा निकलता है। और लावा क्या होता है, क्योंकि पानी होता है तो इसलिए लावा क्या होता है, वहीं पर ही क्या हो जाता है, जम जाता है, और एक पर्वत श्रृंखला जैसी ये एक बन जाती है। तो ये जो है मध्य अटलांटिक कटक है, ये बहुत लंबी है। और ये कहाँ पर स्थित है, ये यहाँ ऊपर से लेकर के, और ये देखो ये यहाँ तक बहुत लंबी पर्वत श्रृंखला के रूप में बन गई है। क्यों, क्योंकि दो प्लेटें क्या हो रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है, लावा बाहर आ रहा है, और वो लावा क्या हो रहा है, पानी के अंदर ही जमा करके क्या बना रहा है, पर्वतनुमा संरचना बना ले रहा है। तो ये आप याद रखना। अब इसकी अवस्थिति क्या है, यानी कि कहाँ पर स्थित है ये मध्य अटलांटिक कटक, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो इसका आंसर तो आपने देख लिया क्या आएगा, अपसारी। अब देख लो, यह अटलांटिक महासागर में उत्तर में आर्कटिक महासागर, ये आर्कटिक महासागर कौन सा है, ये ऊपर है, आप देख सकते हो यहाँ पर है। तो यहाँ से लेकर के ये शुरू होती है, और लगभग 54 डिग्री साउथ, 54 डिग्री साउथ, आपको पता है 0 डिग्री कहाँ से काटती है, यहाँ अफ्रीका को काटती है, यानी काफ़ी नीचे तक ये फैली हुई है। और कौन से आकार में फैली हुई है, ये एस आकार में फैली हुई है। ये कौन से आकार में फैली हुई है, एस आकार में फैली हुई है। ठीक है, ये एस आकार में फैली हुई है। आगे, यह एक अपसारी प्लेट सीमा है जहां टेक्टोनिक प्लेटें क्या हो रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। यही बात की थी हमने कि ये कौन सी प्लेटें हैं, अपसारी प्लेट है। उत्तरी अटलांटिक, जो ऊपर वाली जो प्लेट है, यानी जो ऊपर वाली चीज़ है, ये जो यहाँ पर स्थित है, ये क्या करती है, यह उत्तरी अमेरिकी प्लेट और यूरेशियन और अफ्रीकी प्लेटों को अलग करती है। जैसे ये जो है, ये तो कौन सी हो गई, ये आपको पता है यूएसए है। ठीक है, ये क्या है, साउथ अमेरिका है, ये क्या है, अफ्रीका है, और ये क्या है ऊपर, यूरेशिया इसको कह सकते हैं हम। क्या कह सकते हैं, यूरेशिया, यानी कि यूरोप और एशिया दोनों मिला करके इसको हम कभी कभी क्या कह देते हैं, यूरेशिया कह देते हैं। तो ये क्या है, यूरेशियन और अफ्रीकी प्लेटों को और अलग कर रही है। फिर जो दक्षिणी अटलांटिक है, ये क्या है, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट और अफ्रीकी प्लेट को अलग कर रही है। ये जो ये वाली है, ये क्या है, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट और अफ्रीकी प्लेट को अलग कर रही है। और ये क्या हो रहा है, 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की औसत दर से एक दूसरे से दूर जाती जा रही है। यानी हर साल 2.5 सेंटीमीटर क्या हो जाती हैं, ये प्लेटें दूर हो जाती हैं और एक दूसरे से दूर जाती जा रही हैं। ठीक है, आशा करता हूँ ये चीज़ें समझ में आई होंगी आपको। अगला सवाल देखिए, हम लोग कोशिश करते हैं कि लगभग हम हर सब्जेक्ट को टच करने की कोशिश करें करंट अफेयर्स के थ्रू। जैसे हमने पिछला जो सवाल देखा वो किससे संबंधित था, भूगोल से संबंधित था। अब हम जो सवाल देख रहे हैं वो किससे संबंधित है, बैंकिंग या इकोनॉमिक्स आप कह सकते हैं। सवाल देखिए, एनपीसीआई ने यूपीआई में P2M पर्सन टू मर्चेंट, P2M। अब पर्सन टू मर्चेंट क्या होता है, जैसे मान लो कि मैं एक ए आदमी है और वो बी आदमी को क्या करना चाहता है, पैसे भेजना चाहता है फ़ोन पे से या और किसी यूपीआई ऐप से। तो अभी लिमिट कितनी है दोस्तों, 1 लाख। कितनी लिमिट है, 1 लाख। पहले कितनी लिमिट थी, ये पहले भी 1 ही लाख थी। अब जो लिमिट बढ़ाई गई है वो बढ़ाई गई P2M, यानी कि पर्सन टू मर्चेंट। अब मर्चेंट मतलब जो भी दुकानदार होते हैं, आप कहीं पे भी शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं मान लो, या कुछ खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो वो जो पैसे लेने वाला है वो कौन हो गया, मर्चेंट हो गया। अब आप उसको 10 लाख रुपए तक क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पहले ये लिमिट कितनी थी, 1 लाख रुपए थी, अब ये लिमिट कितनी हो गई है, 10 लाख रुपए हो गई है। वही सवाल है कि लेन देन की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 10 लाख रुपए प्रतिदिन कर दी गई है। धन हस्तांतरण के संदर्भ में एनईएफटी प्रणाली के तहत प्रति लेन देन अधिकतम सीमा क्या है। तो आप कमेंट करके बताओ मुझे, देखें कि एनईएफटी में आप मैक्सिमम कितने पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, क्योंकि आपने ज़रूर एनईएफटी यूज किया होगा। एनईएफटी क्या होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। तो इसके तहत हम अधिकतम कितने पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका सही आंसर होगा कोई सीमा नहीं है, कोई भी ऊपरी सीमा नहीं है एनईएफटी की। ठीक है, तो एक और देखो, 3 तरीके से पैसे ट्रांसफ़र करते हैं हम लोग। एक होता है IMPS, इंस्टेंट मोबाइल पेमेंट सिस्टम। एक हो गया NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। और एक हो गया RTGS, इसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा। ठीक है, तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट,
रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। तो अब देखो मैं आपको इस टेबल से ही समझा देता हूँ। ये हो गया NEFT, ये हो गया RTGS और ये हो गया IMPS। मिनिमम ट्रांसफ़र वैल्यू क्या है? तो देखो NEFT के थ्रू आप 1 रुपया भी ट्रांसफ़र कर सकते हो और IMPS के थ्रू भी आप मिनिमम कितना रुपये ट्रांसफ़र कर सकते हो? 1 रुपये ट्रांसफ़र कर सकते हो। लेकिन RTGS के तहत आपको कम से कम कितने पैसे ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे? 2 लाख। कम से कम RTGS के तहत आपको कितने पैसे ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे? 2 लाख रुपए। और यहाँ पर NEFT और IMPS में आप 1 रुपये भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। NEFT ऑनलाइन भी होता है और ऑफलाइन भी होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो NEFT है और RTGS है वो आप बैंक में जा करके भी कर सकते हो फॉर्म भर करके, और ऑनलाइन भी आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो। लेकिन जो IMPS है वो क्या होता है? केवल ऑनलाइन होता है। तो यही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, ये ऑनलाइन केवल होता है। मैक्सिमम ट्रांसफ़र वैल्यू, NEFT में कोई लिमिट नहीं है, RTGS में मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, और IMPS में मैक्सिमम लिमिट कितनी है दोस्तों? 2 लाख रुपए मैक्सिमम लिमिट है। और UPI में पर्सन टू पर्सन लिमिट कितनी है? 1 लाख है। और UPI में पर्सन टू मर्चेंट लिमिट कितनी है? 10 लाख रुपए है। अब सेटलमेंट का जो टाइप होता है वो कैसे होता है? जैसे IMPS है, IMPS का तो नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि इंस्टेंट मोबाइल पेमेंट सिस्टम, मतलब कि तुरंत रियल टाइम में पेमेंट ट्रांसफ़र होता है। RTGS में भी नाम से ही पता चल जाएगा, क्या लिखा हुआ है इसमें? रियल टाइम, यानी कि इसके अंदर भी क्या होता है? रियल टाइम पेमेंट ट्रांसफ़र होता है। तो देखो RTGS में रियल टाइम होता है, IMPS में रियल टाइम होता है, और जो NEFT होता है उसमें हाफ आवरली बेसिस पे होता है, यानी हर आधे घंटे में सेटलमेंट होता है। कई बार आपने पैसे जमा कराए होंगे तो बैंक वाले बोलते हैं आपको कि आधे घंटे बाद में आप चेक कर लेना, पेमेंट उनके जिसके अकाउंट में आपने भेजा है उसके अकाउंट में पहुंच जाएगा। तो इसीलिए होता है कि जो सेटलमेंट होता है NEFT में वो कितनी देर बाद में होता है? आधे घंटे बाद होता है। अब बात है कि इसमें कुछ चार्जेज भी लगते हैं। तो NEFT और RTGS का कोई चार्ज नहीं है, लेकिन IMPS में कुछ बैंकों ने अभी क्या किया है? चार्जेज लगाना शुरू कर दिया है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको एग्ज़ाम के हिसाब से तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ ही जर्नल जो एक नागरिक को जानकारी होनी चाहिए पेमेंट वगैरह के बारे में, उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी थी। आगे चलें, अगला सवाल वही सवाल जो हमने पहले देखा। CSIR CCMB ने कोशिका गति में स्पिन 90 प्रोटीन की महत्वपूर्ण भूमिका की क्या की है? खोज की है। कोशिका गति के संदर्भ में बताइए कि कौन सी कोशिकीय संरचना मुख्य रूप से अमीबा की गति के लिए उत्तरदायी होती है? तो देखो आपको पता है अमीबा क्या होता है? एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा क्या होता है? एक कोशिकीय जीव होता है, यानी कि उसके अंदर एक ही कोशिका होती है, एक कोशिका। और आपने अगर देखा होगा तो अमीबा की जो शेप होती है वो इस तरह से शेप होती है अमीबा की। इस तरह से अमीबा की क्या होती है दोस्तों? शेप होती है। अब ये जो सवाल पूछ रहा है कि ये जो आप पोर्शन देख रहे हो, ये वाला भाग या ये वाला भाग, ये वाला भाग, इसको क्या बोलते हैं? स्यूडो पोडिया। इसको क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। अब आप ऐसे समझ लो कि स्यूडो मतलब क्या होता है? आभासी होता है, मतलब एक्चुअल में नहीं होता है। पोडिया मतलब पैर, एक तरीके से आप समझ लो। तो ये अमीबा के हाथ पैर होते नहीं हैं, आभासी हाथ पैर होते हैं। लेकिन ये क्या काम आते हैं? ये क्या काम आते हैं? ये सारी चीज़ें ये जो है अमीबा को क्या करने के काम आती है? मूव करने के काम आती है, एक जगह से दूसरी जगह कहाँ जाने के काम आती है। ये आप देख सकते हैं, देखो ये देख रहे हैं आप, ये इस तरह की संरचना होती है अमीबा की। ठीक है, अलग अलग आप समझ सकते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं जो उसको गति करने के लिए उत्तरदायी होती है, उसको क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्यूडोपोडिया सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 77वें एमी अवार्ड्स 2025 लॉस एंजलिस में होंगे। तो पहला सवाल तो यही हो गया कि पहली बात तो कौन से एमी अवार्ड्स होंगे? 77वें होंगे। कहाँ पर होंगे? लॉस एंजलिस में होंगे। टीवी के सर्वश्रेष्ठ कलाकारों का जश्न मनाएंगे। आपको पता है जो एमी अवार्ड्स होते हैं वो किसको दिए जाते हैं? जो टीवी पे जो कलाकार आते हैं टीवी पे, उनको दिए जाते हैं एमी अवार्ड्स। ठीक है, और ये काफ़ी सालों से चल रहा है। सवाल क्या है कि बताइए कि पहला एमी अवार्ड समारोह कब आयोजित किया गया था?
तो इसका सही आंसर है, याद रख लीजिएगा, 1949। आजकल इस तरह के सवाल आने लग गए, ऐसा ट्रेंड बन रहा है। आपको बताऊं कि आरएएस में 2023 वाले मेंस में एक सवाल आया था, कान फिल्म महोत्सव, उससे जुड़ा हुआ 5 नंबर का सवाल पूछ लिया था, है ना, मेंस की एग्ज़ाम में। तो आजकल एग्ज़ाम का पैटर्न काफ़ी चेंज हो गया है। पहले क्या था कि जो ट्रेडिशनल सवाल थे वो ज़्यादा पूछे जाते थे, आजकल ऐसी चीज़ें पूछेगा जो कि मतलब ट्रेंड से हट करके होती है, इस तरह की चीज़ें पूछता है। तो याद रखना, ये आ सकता है एग्ज़ाम में बाई चांस। 3 चीज़ें हैं, कौन सा है, 77वां है, कहाँ पर होगा, लॉस एंजलिस में होगा, किससे संबंधित है, टीवी कलाकारों से संबंधित है, ठीक है, टीवी कलाकारों से संबंधित है, और पहली बार कब हुआ था, 1949 में हुआ था, याद रखना। अगला सवाल, मुक्केबाजी के दिग्गज रिक्की हैटन का 46 वर्ष की आयु में क्या हो गया, निधन हो गया। अभी काफ़ी कंट्रोवर्सी चली थी इनके निधन पे, अगर आपने न्यूज़ भी देखी हो तो। इनकी जो है, इनकी जो डेड बॉडी है वो संदिग्ध अवस्था में इनके घर से मिली थी। उससे पहले बहुत ये मतलब काफ़ी टेंशन में थे, अवसाद में थे, और इन्होंने सुसाइड का भी 1-2 बार बीच में अटैम्प्ट किया था। और अभी हाल ही में क्या हो गया है, इनकी मौत हो गई है, और अभी तक इनकी मौत का कारण जो है वो पता नहीं चल पाया है, ठीक है। तो ये कौन थे, इनका क्या नाम है, रिक्की हैटन, इनका क्या नाम है, जो आप ये इमेज देख पा रहे हैं, ये कौन है, रिक्की हैटन। अब सवाल क्या है कि मुक्केबाजी के इतिहास में जो महानतम मुक्केबाज है वो किसको माना जाता है, तो दोस्तों वो माना जाता है मोहम्मद अली को। किसको माना जाता है, मोहम्मद अली को। और आपको अगर मुक्केबाजी में इंटरेस्ट है तो आपको पता होगा कि मोहम्मद अली और माइक टायसन के बीच में एक विश्व की काफ़ी मतलब ऐतिहासिक लड़ाई, मतलब बॉक्सिंग हुई थी, जिसके अंदर वो क्या खा गए थे, उनका कान चबा गए थे। तो ये देखो 1960 से 1980 तक इन्होंने बॉक्सिंग लड़ी थी, मोहम्मद अली, ये आप इनकी फ़ोटो भी देख सकते हो, ठीक है। आगे चलें, अगला सवाल, अमेरिका की मध्यस्थता से रवांडा और डीआरसी, डीआरसी क्या है बताओ, आप कमेंट करके बताओ डीआरसी क्या है। डीआरसी ये एक अफ्रीकी देश है, ये बता देता हूँ। अब बताओ कमेंट करके कौन सा देश है ये डीआरसी। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया कि आप कमेंट करके बताइए कि डीआरसी अफ्रीका का एक देश है। डीआरसी का मतलब क्या है ये बता दीजिए आप, चलो बताओ। अब देखो, आपको कमेंट करने से आपके ना कुछ पैसे खर्च होंगे, है ना, उल्टा क्या होगा, आपको अगर ये सवाल आपको डीआरसी आपने ताज़ा पढ़ा है या आपको याद है, और अगर आपने एक बार टाइप करके भेज दिया तो ये आपके परमानेंट मेमोरी में भी सेव हो सकता है, आप भूलेंगे नहीं, और एग्ज़ाम में आएगा तो आप कर देंगे। तो बता देता हूँ, देखो ये क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ठीक है। और रवांडा के बीच में क्या हुआ है, शांति समझौता हुआ है। किसकी मध्यस्थता के बाद में हुआ है, अमेरिका की मध्यस्थता में के बाद हुआ है। आपको पता ही है आजकल अमेरिका क्या बना हुआ है, ताऊ बना हुआ है। जो गांव में ताऊ होता है ना, बूढ़ा ताऊ, वो बना हुआ है। वो आजकल क्या करता है, बहुत ज़्यादा क्या करवाता है, मध्यस्थता करवाता है ना। जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में भी क्या करवाई थी, मध्यस्थता करवाई थी। हालांकि इस चीज़ को भारत और पाकिस्तान दोनों ही खारिज कर चुके हैं, लेकिन फिर भी क्या है, वो तो अपने ताऊ बड़े हुए हैं, कौन, डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। चलो आते हैं सवाल पे। तो रवांडा डीआरसी शांति समझौता और कतर की मध्यस्थता से M23 के साथ युद्ध विराम पूर्वी कांगो संघर्ष में एक बड़ी सफलता को दर्शाता है। यानी ये जो समझौता हुआ है ये वहाँ पे युद्ध विराम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब सवाल क्या है कि डीआरसी यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के भूगोल पर निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपको एक चीज़ और पता है कि डेमोक्रेटिक मतलब क्या होता है। जैसे भारत है, भारत आपको बताओ कि एक डेमोक्रेटिक है कि रिपब्लिक है। हम लोग जो भारत देश है, हम लोग एक डेमोक्रेटिक देश हैं या रिपब्लिक देश हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि हम जो हैं हम डेमोक्रेटिक भी हैं और रिपब्लिक भी हैं। कैसे डेमोक्रेटिक हैं, डेमोक्रेटिक मतलब क्या है, लोकतांत्रिक देश। तो हम लोकतांत्रिक देश इसलिए हैं कि जो सत्ता है वो अंतिम रूप से किसके पास होती है, जनता के पास होती है। कैसे कि जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि है वही क्या होते हैं, शासन चलाते हैं, ठीक है। इस हिसाब से तो हम लोग क्या हो गए, डेमोक्रेटिक। और रिपब्लिक कैसे हैं कि जो
रिपब्लिक वो देश होता है, या इसको हिंदी में बोलते हैं गणराज्य। गणराज्य उस देश को माना जाता है जहाँ पर जो सर्वोच्च पद होता है उसका जो चयन होता है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो भारत में आपको पता है जो सर्वोच्च पद है वो कौन सा है, राष्ट्रपति का पद है। और राष्ट्रपति का जो चयन होता है वो क्या होता है, इनडायरेक्टली किसके द्वारा किया जाता है, जनता के द्वारा। कैसे, जनता के प्रतिनिधियों के माध्यम से। जो एमपी और एमएलए जो चुनाव में भाग लेते हैं राष्ट्रपति के, वो एक्चुअल में क्या है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। इसलिए याद रखना गणराज्य हम इसलिए हैं क्योंकि हमारा जो राष्ट्रपति है वो जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है। और डेमोक्रेटिक इसलिए है कि जो सत्ता है वो अंतिम रूप से किसके पास है, जनता के पास है। किसके माध्यम से, जनता के प्रतिनिधियों के माध्यम से। चलो अब आते हैं हम सवाल पे। अब ये बात कर रहा है जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है इसके बारे में बताओ। तो इसकी जो राजधानी है वो है किंगसासा, कांगो नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों ये सही बात है। अगला पॉइंट है कि कांगो नदी एकमात्र अफ्रीकी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ज्योग्राफी की दृष्टि से, और बहुत सारी एग्जाम में आ चुका है कि ऐसी कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को क्या करती है, 2 बार काटती है। तो कौन सी नदी है दोस्तों, कांगो नदी है। ठीक है, अब देखो मैं आपको कांगो नदी दिखाता हूँ कहाँ पर है। ये देखो, ये जो है ये कांगो रिवर है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कौन सी नदी है, ये कांगो नदी है। और ये आ गई कौन सी अपनी, ये आ गई अपनी, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये भूमध्य रेखा है। ये क्या है, भूमध्य रेखा है। तो ये जो कांगो नदी है ये क्या कर रही है, ये भूमध्य रेखा को देखो एक बार तो यहाँ काट दिया इसने, और एक बार ये वापस आकर के और यहाँ पे काट रही है। यानी इसने क्या किया, एक बार तो यहाँ से काट दिया, एक बार यहाँ से काट दिया। यानी कि ये भूमध्य रेखा को कितनी बार काटती है, 2 बार काटती है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना, कांगो नदी। ठीक है, अगला है कि जो डीआरसी है उसकी अटलांटिक महासागर तक कोई पहुँच नहीं है। यानी कि ये कहना चाहता है इनडायरेक्टली कि जो कांगो देश है वो क्या है, एक लैंड लॉक कंट्री है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। लगभग ये क्या है, 95% क्या है, लैंड लॉक है। लेकिन यहाँ पे आप देखो, एक मिनट आपको मैं इसको हटा के दिखाता हूँ। ये देखो अब आप, ये कौन सा महासागर है, ये अटलांटिक ओशियन है। ठीक है, और ये इतनी सी जो है, इतना सा ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इतना सा ये यहाँ पे कहाँ पे खुला हुआ है, ये अटलांटिक महासागर में खुला हुआ है। यानी कि जो डीआरसी है उसकी पहुँच कहाँ तक है, अटलांटिक महासागर तक है। यानी ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। सही आंसर क्या हो गया, केवल 1 और 2। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, केवल 1 और 2। चलें आगे, अगला सवाल। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन की पृष्ठभूमि और कार्यान्वयन के बारे में निम्न कथनों पर विचार करो। राष्ट्रीय गोकुल मिशन आपको पता है किससे संबंधित है, गौ संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, तो यह है कि यह मिशन 2014 में स्वदेशी गौ जातीय नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए शुरू किया गया। तो बिल्कुल सही बात है कि जो गोकुल मिशन है वो क्या है, जो हमारी जो लोकल जो देसी नस्लें हैं उनके जो है संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रारंभ किया गया था। 2021 से यह राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। 2021 से इसको किसके अंतर्गत शामिल किया गया है, राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना के तहत शामिल किया गया है। तीसरा है, ये भी सही बात है कि यह योजना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो गोपालन है वो कृषि या किसानों से जुड़ा हुआ होता है। किसान ही ज़्यादातर क्या करते हैं, जो है गोपालन करते हैं। लेकिन जो ये मंत्रालय है, ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, ये लिखा हुआ है यहाँ पे गलत। ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ये आप वेबसाइट देख सकते हैं किसकी, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, यानी कि पशुपालन और डेयरी विभाग के अंतर्गत आता है कौन सा, राष्ट्रीय गोकुल मिशन। याद रखना, ये इसकी वेबसाइट पे आप यहाँ पर पहला ही पॉइंट क्या देख सकते हैं, राष्ट्रीय गोकुल मिशन। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। इमेज दिखाने का, वेबसाइट दिखाने का आपको पर्पज़ यही है। वो ज़माने चले गए जब डायरेक्ट कुछ किताबों से सवाल उठाए जाते थे और एग्ज़ाम में आ जाते थे। आजकल पैटर्न पूरा चेंज हो चुका है। आजकल गवर्नमेंट की वेबसाइट से सीधे सवाल उठाए जा रहे हैं, है ना। तो याद रखिए कि अब एग्ज़ाम को क्लियर करना इतना आसान नहीं है दोस्तों, है ना। बिना गाइडेंस के आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते हैं। गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, चाहे आप
छोटी से छोटी एग्ज़ाम, चाहे आप बड़ी से बड़ी एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम में हो, आपको गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। तो करंट अफेयर से जुड़ी जितनी भी गाइडेंस है हम आपको देने का प्रयास करते हैं, आगे भी प्रयास करते रहेंगे। और भी बहुत सारे लोग हैं मार्केट में, यूट्यूब की दुनिया में, जो करंट अफेयर्स बनाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, अपने आधे घंटे के करंट अफेयर्स में 15 से 20 मिनट तो क्या करते हैं, वो आपको इधर उधर की बातें करते हैं, है ना, शायरी सुनाते हैं, ये हो गया वो हो गया। तो अपना ऐसा काम है नहीं, यहाँ केवल और केवल पढ़ाई की बात होती है, टू द पॉइंट बात करते हैं, है ना। शायरी सुनाने से ना आपका फ़ायदा होने वाला है एग्ज़ाम में, हाँ हो सकता है मेरा कुछ फ़ायदा हो जाए, मेरे कुछ ऐसे फालतू के फॉलोअर बढ़ जाएं जो मुझे नहीं चाहिए, ऐसे सब्सक्राइबर मुझे नहीं चाहिए जिनका उद्देश्य पढ़ाई करना नहीं है। मुझे केवल वही लोग चाहिए जिनका रियल में उद्देश्य है कि पढ़ाई करना है और अपने माँ बाप के लिए कुछ करके दिखाना है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आज का लास्ट सवाल देखते हैं कि केंद्र ने 2025-26 के लिए अफीम पोस्त की खेती के लाइसेंस का विस्तार किया है। केंद्र सरकार ने क्या किया है, जो अफीम की खेती का है उसका लाइसेंस का क्या किया है, विस्तार किया है। और एमपी, राजस्थान और यूपी में जो किसान है, देखो इसमें क्या है, 1 to 1 किसान को लाइसेंस दिया जाता है। पहले सर्वे किया जाता है, वो फिजिकली आकर के देखते हैं, उसके बाद में क्या दिया जाता है, लाइसेंस दिया जाता है। उसके बाद भी बहुत कड़ी निगरानी होती है। अफीम की खेती करना बहुत कठिन काम होता है और एक एक चीज़ की निगरानी होती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये क्या होता है, अफीम का जो प्रयोग होता है वो किस में किया जाता है, नशे के लिए भी किया जाता है। एक्चुअल में एक सरकार क्यों इसको मतलब इसका मतलब सरकार नशे को बढ़ावा दे रही है। अगर अफीम की खेती की अनुमति दे रही है और इन्होंने और यूज़र बढ़ा दिए, कितने कर दिए, 1.21 लाख किसान अब क्या कर सकते हैं, अफीम की खेती कर सकते हैं। तो इसका उद्देश्य ये नहीं है कि सरकार चाहती है कि जो है अफीम का जो नशा है वो बढ़े। एक्चुअल में क्या होता है, अफीम क्या होती है, दवाओं में प्रयुक्त होती है, ठीक है, जो है दवाइयों में प्रयोग होती है, बहुत वृहद स्तर पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अफीम दवाइयों की दृष्टि से। लेकिन इसका क्या है, दुरुपयोग किसके लिए किया जाने लग गया, नशे के लिए करने लग गए। तो मैं तो आपसे, अगर आप युवा पीढ़ी हैं तो आपसे मेरी तो यही अनुमति है कि हर प्रकार के नशे से क्या रहें, दूर रहें। इसी में आपकी भलाई है, इसी में आपके परिवार की भलाई है। कभी कभी क्या होता है, जो युवा बच्चे होते हैं ना, वो चेक करने के लिए कि यार एक बार करके देखते हैं क्या होता है, तो वो जो एक बार करके देखना हो रहा है ना दोस्तों, बच्चों, वो भारी पड़ जाता है। इसलिए ऐसा कभी नहीं करना, नशे से हमेशा दूर रहना है। भारत में अफीम की खेती के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसे संयुक्त राष्ट्र के नारकोटिक ड्रग एकल कन्वेंशन 1961 के तहत क्या किया गया है, गम अफीम का उत्पादन करने की अनुमति दी गई है। तो ये बिल्कुल सही बात है। केवल और केवल भारत ऐसा देश है जिसको यूएन के तहत क्या मिली हुई है, अफीम उत्पादन की परमिशन मिली हुई है। और ये गैर कानूनी तरीके से बहुत सारी जगह पे पैदा होती है। खासकर कौन से देश में पैदा होती है, अफगानिस्तान में। कहाँ पर होती है, अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा गैर कानूनी रूप से अफीम की खेती होती है। भारत में अफीम पोस्त की खेती, जो हमारा एनडीपीएस है, नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, एनडीपीएस एक्ट है हमारा, कब आया था एनडीपीएस एक्ट, 1985 के तहत बिना लाइसेंस करने की अनुमति है। ये गड़बड़ हो गया यहाँ पे, बिना लाइसेंस तो आप खेती कर ही नहीं सकते हो, यानी कि ये बात क्या हो गई, गलत हो गई। इसके लिए तो आपको लाइसेंस लेना ही लेना पड़ता है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा, गलत। थर्ड ऑप्शन क्या है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के चुनिंदा इलाकों में ही क्या है, वैध अफीम की खेती की अनुमति है। और कितने किसानों को अनुमति है, 1.21 लाख को, यानी ये क्या है, सही है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो गया, 1 और 3। तो दोस्तों ये था आज का आपके लिए करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको करंट अफेयर्स की जो ये क्लास है ये अच्छी लगी होगी। आगे भी हम लोग डेली आपके लिए इसी तरह से करंट अफेयर्स लाते रहेंगे। और आप कमेंट करके बताइए कि और क्या चीज़ें हमको ऐड करनी चाहिए करंट अफेयर्स में, या जो ये हमारा पैटर्न है इसमें कुछ चेंज करना चाहिए, या आपको अच्छा लग रहा है तो आप ये भी बताइए कि हम लोग अच्छी वीडियो लेकर के आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं बिल्कुल बकवास वीडियो है आपकी, तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो क्यों पसंद नहीं आया। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।